आदाब, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं पहली खबर का। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इसी बीच कांग्रेस ने केरल और असम के लिए 3 नए सचिव नियुक्त किए हैं। इन राज्यों में आगामी चुनाव होने वाले हैं। बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। साथ ही अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, BS हुड्डा, अंबिका सोनी और P चिदंबरम समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इसके अलावा बैठक में पार्टी के वो नेता भी शामिल रहे जिन्होंने 4 माह पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इस बात की भी संभावना जताई गई है कि इन बैठकों में सरकार को घेरने के मसले पर भी मंत्रणा की गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे अपडेट चाहेंगे हम। सोनिया गांधी के आवास पर जो कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी इस समय मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें सोनिया गांधी की जो बैठक की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दे पर है, क्योंकि जिस तरीके से अंदर जो सोनिया कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर जो फूट पड़ी हुई है उसको अब सुधारने की कोशिश की जा रही है। बात करें जिस तरीके से 23 जो कह सकते हैं सीनियर जो नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और उसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लोगों से दूर होती जा रही है और कहीं ना कहीं रणनीति बनानी होगी और नए पद जैसे चयन करने होंगे। मगर उसी को लेकर अब जो पदों की जो चयन करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुकी है और सोनिया गांधी खुद अपने अध्यक्षता में कर रही है। मगर देखने वाली बात यह जिस तरीके से जो अध्यक्ष पद के लिए भी कहा जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के चुना जाए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो अभी अध्यक्ष पद नहीं लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो आगे के लिए यानी कि और नेताओं को आगे मौका देना चाहते हैं। जी बिल्कुल राजीव, अध्यक्ष पद को लेकर ये खींचतान अभी भी जारी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है, गांधी परिवार के बाहर का कोई सदस्य इस बार इस पद पर विराजमान होगा? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कि अध्यक्ष पद के लिए तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं यानी सीनियर लीडर हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी राहुल गांधी को पसंद करते हैं और राहुल गांधी को ही लेके आना चाहते हैं अध्यक्ष पद के लिए। मगर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मना किया है वो कहीं ना कहीं ये जरूर इस बात दर्शाता है कि हाँ, राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या फिर और जो नेता हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो भी बागडोर संभाल सके। मगर देखना होगा किस तरीके से वो बागडोर संभाल सकते हैं। मगर बात करें इस अध्यक्ष पद की जो दौड़ में कई ऐसे नेता हैं, सोनिया प्रियंका गांधी का भी नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी देखना होगा। मगर अब देखना है जिस तरीके से सोनिया गांधी किसको क्या पद देती हैं और किस तरीके से रणनीति बनाती है ताकि जो आने वाले चुनाव हैं या उनको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से सारी रणनीति अपनाई जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, और जानकारी मिल रही है कि आज जिस तरह से ये बैठक हो रही है ये आगामी 10 दिन तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। क्या ये जानकारी एकदम पुख्ता है? क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह की बैठक होगी? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें जो पदों की चयन करने की वो कहीं ना कहीं अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है कि ये लगभग 10 दिनों तक चलेगी और 10 दिन के अंदर ही सारी रणनीति यानी कांग्रेस की जो रणनीति है उसको चेंज कर दिया जाएगा। सारे पद चेंज कर दिए जाएंगे, सारे अधिकारी चेंज हो जाएंगे। मगर एक चीज देखने वाली बात है कि अध्यक्ष पद भी क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी की जगह पे राहुल गांधी का नाम आना चाहिए, राहुल गांधी को मनाने की भी कोशिश की जाएगी इसके अंदर। मगर देखना है कि 10 दिनों के अंदर क्या रणनीति कांग्रेस निकाल पाती है, क्योंकि जो वोट बैंक उनसे छूटा हुआ यानी कि युवा छूटे हुए हैं या फिर कहें जो बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं या और पार्टियों के खेमे जा चुके हैं उनको वापस लाने के लिए क्या रणनीति बना पाएंगे ये। ठीक बिल्कुल राजीव, और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमद पटेल के जाने के बाद एक काफी यहाँ पर झटका लगा है कांग्रेस को। ऐसे में अहमद पटेल का विकल्प तलाशना क्या इतना आसान होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो तमाम राजनीतिक गतिविधियों के अलावा फंड जुटाने का महत्वपूर्ण काम करते थे और फंड की बहुत जरूरत है कांग्रेस को। तो ऐसे में लग रहा है कि फंड को लेकर अब आने वाले समय में समस्या हो सकती है और अहमद पटेल का विकल्प भी कांग्रेस को तलाशना होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात करें जिस तरीके से अहमद पटेल की, तो अहमद पटेल एक ऐसे कांग्रेस के एक ऐसे स्थान थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बागडोर उन्होंने भी संभाली हुई थी। अगर जिस तरीके से बात करें अब कल अहमद पटेल की जगह पे किसको किसी और को लाना होगा या फिर कांग्रेस किस तरीके से रणनीति को लेके आएगी या उनकी जगह पे किसको बिठाएगी, ये जरूर विकल्प है क्योंकि कांग्रेस के पास सामने। मगर एक चीज स्पष्ट है, सोनिया गांधी हर तरीके हर मूवमेंट को देखने की कोशिश कर रही है। बात की बात करें जो वोट बैंक छूटा हुआ उसको भी वापस लेके आना है ताकि वो कांग्रेस जो कहते पिछड़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं अपनी बागडोर में दोबारा आ सके। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसी बीच कांग्रेस ने केरल और असम के लिए 3 नए सचिव नियुक्त किए हैं। इन राज्यों में आगामी चुनाव होने हैं। बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और इसके अलावा अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, BS हुड्डा, अंबिका सोनी और P चिदंबरम समेत कई ऐसे वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हैं जिनकी कांग्रेस में अच्छी खासी साख है। इसके अलावा बैठक में पार्टी के वो नेता भी हैं जिन्होंने 4 माह पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। इस बात की संभावना जताई गई है कि इन बैठकों में सरकार को घेरने के मसले पर भी मंत्रणा हुई है कि किस तरह से आगामी दिनों में सरकार को घेरा जा सके। और इसके अलावा लगातार आखिर स्थानीय निकायों से लेकर राज्य विधानसभा के चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिल रही है, उस हार के दौर में पार्टी में नए जान फूंकने पर भी चर्चा हो रही है। किशोर उपाध्याय वरिष्ठ नेता कांग्रेस इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। किशोर उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस की आज एक अहम बैठक आयोजित हुई है, उसकी क्या कुछ इस बैठक के पीछे क्या कुछ मकसद माना जाए? जिस तरह से लगातार अंदरूनी कलह की बातें बार बार सामने आ रही थी, क्या अब डैमेज कंट्रोल की कवायद है? नहीं, मैं सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब एक ही संक्रमण काल में देश भी चल रहा है, समाज भी चल रहा है, और मैं कहता हूँ कि हर राजनीतिक दल चल रहा है। जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं उनका भी कोई अच्छा हाल नहीं है। आप देख लीजिए कि पूरा जो है दिल्ली को किसानों ने घेरा हुआ है। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण समय में सोनिया गांधी जी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई है। तो ये एक अच्छा, ये देश के लिए भी और राजनीतिक परिदृश्य के लिए भी अच्छी बात है। और सारी विषयों पर जो है सारे वरिष्ठ नेता आपस में चर्चा करेंगे और आगे कैसे जो है वो कांग्रेस का भी और देश के लिए क्या रोड मैप जो है कांग्रेस तय करेगी। मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक हो रही है और ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। मिदनापुर में अमित शाह की रैली, ये बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी छोड़कर शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु ने बीजेपी ज्वाइन की है। टीएमसी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। अमित शाह लगातार साधने में लगे हैं पश्चिम बंगाल को। इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। टीएमसी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके बाद से सियासी उठापटक लगातार मची हुई थी। वहीं टीएमसी से उन्होंने अब अपना नाता तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी में शुभेंदु अधिकारी शामिल हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। और आइए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री इस समय पहुंचे हुए हैं पश्चिम बंगाल और जहां आज उनकी रैली भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान शाह ने खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, साथ ही रामकृष्ण आश्रम में पूजा अर्चना की। वहीं अमित शाह एक रैली भी कर रहे हैं। शाह अपने बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। शाह की मौजूदगी में कई टीएमसी विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि शुभेंदु अधिकारी शामिल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले टीएमसी के कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। सबसे अहम बात यह है कि ऐसे क्षेत्र के विधायक टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में है, जहां जहां बीजेपी की स्थिति लोकसभा चुनाव में कमजोर रही थी। ऐसे में यह सियासी घटनाक्रम आने वाले विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी मिदनापुर में खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें सम्मानित किया। बोस के परिवार के सदस्य गोपाल बसु ने कहा, बीजेपी ने हमें थोड़ी श्रद्धा दी है। किसी भी पिछली सरकार ने हमें इस तरह का सम्मान नहीं दिया, तृणमूल कांग्रेस ने भी नहीं। मसले पर चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजेश शर्मा जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तो लगातार जारी ही है। अब अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंच गए हैं। क्या टीएमसी में बड़ी खलबली यहां मच रही है?
देखिए पल्लवी, बिल्कुल अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं, बंगाल के दौरे पे हैं। बंगाल के दौरे पे हैं तो अमित शाह चूंकि गृह मंत्री हैं और बंगाल के दौरे पे उनका एक जाना इसके बड़े मायने हैं। टीएमसी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या पूरा ये कह लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस में जो है पूरा खलबली मची है, क्योंकि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है एक तरीके से, और तोड़फोड़ की राजनीति में और उठापटक की राजनीति करके राजनीतिक माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए अमित शाह को माहिर भी माना जाता है। तो बड़ी बात है जिस तरीके से 2-3 विधायक अमित शाह से कंटिन्यू संपर्क में है टीएमसी के, उससे बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान तो होगा ही होगा टीएमसी को, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से इस समय देख रहे हैं ममता बनर्जी उल जुलूल बयान तो दे ही रही है, उनकी ये बौखलाहट कहीं उनके लिए नुकसान ना हो जाए उनको, वो लगातार बौखलाहट में तमाम बयान भी दे रही हैं। इसके अलावा हमने हमले भी देखे, चाहे वो जेपी नड्डा के काफिले पर हो या तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इस तरह के जो कृत्य हैं वो नुकसानदायक हो सकते हैं टीएमसी के लिए? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, वे टीएमसी के लिए वास्तविकता है और नुकसानदायक हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। अब ममता बनर्जी को ये दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में राहें उतनी डगर, उतनी आसान नहीं है राजनीति की ममता बनर्जी के लिए, और उसी तरीके से कुछ हतोत्साहित होकर के। और दूसरा ये भी मान लीजिए कि ममता बनर्जी को अगर राजनीतिक हालात में जो बंगाल में चल रहे हैं उसमें बहुत फूंक के कदम रखने की जरूरत है, बहुत सोच समझ कर बयानबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी, जेपी नड्डा हो चल सकता है। बिल्कुल राजीव जी, फिलहाल हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश जी, ममता के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए ममता जी, पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता है वो टीएमसी राज से एकदम पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी है, और यही कारण है कि टीएमसी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सब टीएमसी छोड़ करके भागने की तैयारी में है। उनको लगता है कि ममता दीदी का जो जिस तरह का गवर्नेंस है, जिस तरह का वो काम कर रही हैं, और जिस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल हिंसा से त्रस्त है, आए दिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उससे वहां की जनता टीएमसी से निजात पाना चाहती है, और यही कारण है कि उसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी भी अब तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़ा झटका ये टीएमसी के लिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक के बाद एक इसी तरह से नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते रहेंगे। हरीश जी, नहीं, ये तो मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो टीएमसी की हालत है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की हालत उन्होंने कर रखी है, वो इस बात का अपने आप में ही पुख्ता प्रमाण है कि अब पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता ममता दीदी से मुक्ति चाहती है। वो चाहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ममता दीदी। बिल्कुल हरीश जी, आपको रोक रही हूँ। अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी जी, ज्योतिर्मय महतो जी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, सौमित्र खान जी, हमारे राज्यसभा के सांसद स्वपन दादा, श्रीमती भारती घोष जी, श्री सन्याल दत्ता जी, और मंच पर उपस्थित सभी पार्टियों से, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, सभी से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष, काउंसिलर, जिला अध्यक्ष, बोर्ड निगम के अध्यक्ष, भाइयों बहनों, और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों का विरोध लगातार इस समय जारी है। इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का 24वां दिन है। कड़ाके की ठंड और अपनों की जान भी किसानों का इरादा नहीं डिगा सकी है। किसानों का कहना है कि चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना पड़े, हम यहां से जब तक वापस नहीं जाएंगे तब तक की सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद है और कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उपवास रखा। इस दौरान किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स उखाड़ दिए और नारेबाजी करते हुए बीजेपी के उपवास स्थल पर पहुंच गए। किसानों ने बीजेपी के उपवास टेंट में घुसकर बीजेपी के पोस्टर फाड़ दिए। पुलिस भी किसानों को रोकने में नाकाम रही। उपवास कार्यक्रम में घुसकर किसानों ने नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बात करनी चाहिए। हम सरकार से बात करने के लिए कहां मना कर रहे हैं। फूड सप्लाई चेन को किसानों ने बंद नहीं किया है और ना ही हमारी इसे बंद करने की कोई योजना है। इशू तो सरकार ने बना दिया, बिल लेकर आगे किसानों से पूछा नहीं। अब किसान कह रहे कि वापसी ले लो, वापसी हम लेते नहीं, तो गलती किसकी? गलती किसकी है? गलती तो सरकार की है ना। अब ऐसे में सरकार बात नहीं कर रही है या किसानों की और सरकार की बात नहीं हो पा रही, हम यूँ कहें कि किसानों की सरकार से बात नहीं हो पा रही। हाँ, नहीं हो रही तो क्या होगा, कैसे होगा? अब क्या पता, तो सरकार राह उठाओगे। अगर उनको ठीक लग रहा हो तो बात कर लो, ना ठीक लग रहा हो जब ठीक लग जाए जब बात कर लो। तब तक क्या होगा? हम तो यही हैं, हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहीं रहेंगे, दिल्ली के चारों तरफ को रहेंगे। हाँ, हम क्या कहीं जा रहे हैं। तो कोई आपकी तरफ से कुछ पहल हो जाए? हम किससे पह रहे हैं? कहाँ दीवारों में टक्कर मारे जा जाकर दिल्ली में? भाई मिलना तो सरकार को पड़ेगा, वो बताएंगे कि हम कहाँ मिलेंगे। सरकार तो पंचायत कर रही है और करने दो पंचायत कर। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे अपडेट चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर। विनीत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल जी, बिल्कुल विनीत, आपसे अपडेट चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर। देखिए, सीधे तौर पर किसान आंदोलन की बात करें तो लगातार ये किसान आंदोलन जो है वो जारी है और इस तौर पर एक ही मांग है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। लगातार किसानों को समर्थन जो है उसका मिलने का सिलसिला जो रहा है वो भी जारी है। और अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ओलंपियन खिलाड़ी त्रिलोक सिंह जो है वो भी इस बॉर्डर पर पहुंचे हैं। अपना जो महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड जो है वो सरकार को वापस लौटा रहे हैं। सीधे तौर पर केंद्रीय खेती बाड़ी कानूनों की खिलाफत जो है वो बड़े लेवल पर होती नजर आ रही है
और एक ही डिमांड है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार नहीं जागती तब तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, मोदी सरकार की अगर बात करें तो लगातार प्रयास कर रही है, मीटिंगों की बात कर रही है, लेकिन उनके नेताओं की जो शब्दावली है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है कि किस तरह की नीति को लेकर ये सरकार जो है वो आगे चलती नजर आ रही है। कि इतनी बड़ी जमहूरियत जो है वो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसकी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो ऐसे में यही एक बड़ा सवाल है कि क्या इन नीतियों के आधार पर किसानों के साथ जो वार्तालाप का दौर शुरू हुआ था वो सफल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीति में बदलाव करने की जरूरत है। और जब तक नीति में बदलाव ये सरकार नहीं करती तब तक आंदोलन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। जी बिल्कुल, और लगातार ये बात कही जा रही है किसानों की तरफ से, वो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से हटेंगे नहीं। आप सिंघू बॉर्डर पर हैं विनीत, वहां हम आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। देखिए लगातार सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में मुश्किलें किसानों को हो रही होंगी, तो व्यवस्थाएं क्या कुछ कह रही हैं वहां की? सीधे तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो खुद यहाँ पर किसान जो है वो हर एक परिस्थिति से जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। खुद किसानों की तरफ से यहाँ पर अपने रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन सरकारों की बात करें तो यहाँ पर सरकारों की तरफ से व्यवस्थाओं का जो आलम किया जाना चाहिए था वो आलम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। बल्कि किसान जो है, जिस तरह से कई किसानों की मौत भी हो चुकी है इस पूरे आंदोलन के दौरान, उसको भी सरकारें जो है वो लगातार नजरअंदाज करने पर तुली हुई हैं। जी बिल्कुल, लगातार नजरअंदाज यहाँ किसानों की मांगों को किया जा रहा है। तो अभी क्या कुछ लग रहा है, क्या आगे बातचीत हो पाएगी? क्योंकि कृषि मंत्री की बात माने तो वो लगातार कह रहे हैं कि किसान आए और हमसे बात करें। वहीं राकेश टिकैत का कहना है कि हमें बुलाया ही नहीं जा रहा बातचीत के लिए। बैठक तो तब होगी ना जब सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी। किसान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अपनी नीति में परिवर्तन करें, वो और कोई मांग ही नहीं कर। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने ना तो इन कानूनों की मांग की थी केंद्र सरकार से कि आप ये कानून लागू करें, और अब हम मांग कर रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप इन कानूनों को पूर्ण तौर पर रद्द करने की बात करें। इसके अलावा कोई बातचीत जो है वो सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अपना जो स्टैंड है वो किसान क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसे में उसी स्टैंड को केंद्र की मोदी सरकार को समझने की जरूरत है कि ये कानून जब किसान नहीं चाहते तो फिर इन किसानों को वो इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। इसी वजह से ये विरोध जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी विनीत, क्या लग रहा है कि अब ये सरकार की साख पर बात आ गई है कि अगर एक बार फिर से हमें अपने पैर खींचने पड़े तो इस पर जमकर हमारी खिल्ली उड़ जाएगी, और शायद यही वजह है कि सरकार इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो इसे अपने साख का सवाल मानकर बैठी है? साख का सवाल तो तब होगा जब कोई कानून अगर सरकार लागू करती है और उसको सीधे तौर पर जनता के लिए कहीं ना कहीं सरोकार की तरफ हो जाता हुआ कानून नजर आए। लेकिन यहाँ पर ये कानून जो है ना केवल पंजाब बल्कि हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अन्य राज्यों के किसानों की बात करें, हर कोई इस कानून की खिलाफत करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर यही सवाल है कि आखिर किसको खुश करना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार? क्योंकि जिस किसान के लिए ये कानून लाने की बात कर रहे हैं, जब वही किसान सड़क पर इसका विरोध कर रहा है, वही इस कानून से नाखुश है, तो फिर सरकार की मंशा क्या है, किसको खुश करना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब यहाँ पर सरकार के पास नहीं है, और शायद इसी वजह से जो बैठकें भी हैं वो भी घुमा फिरा कर कानूनों के मसले पर लेकर आता है कि ये कानून जो है वो किस तरह से हितैषी है। बावजूद इसके कि किसान अब ये कह रहे हैं कि आपने ये कानून जो बनाए हैं, हमें ये कानून मंजूर नहीं है, तो आप इनको सिरे से रद्द करें, और जब तक आप इनको रद्द नहीं करेंगे हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को समझने की जरूरत है कि अपनी हठधर्मिता से बाज आते हुए वो कहीं ना कहीं किसानों के हक में कोई बड़ा फैसला लेती नजर आए, ताकि ये आंदोलन जो है वो खत्म होता हुआ नजर आए और खुशहाल होकर किसान अपने खेत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और लगातार किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि अब आगे तभी बात बढ़ पाएगी जब सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द कर देगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार की तरफ से अगला कदम क्या कुछ उठाया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।